हेलो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स वापस न्यूमेरिकल वर्कशॉप ऑन EMI सेशन नंबर 4। कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ देखो, कुछ क्वेश्चंस देखो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लो ये टेढ़ा मेढ़ा तार है, ऐसा तार है, ठीक है। इस तरह का तार अगर मान लो ये टेढ़ा मेढ़ा भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको v वेग से इस दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये v चाल है। अगर मैं इसको यहां से यूं मिला दूं, ये इस तरह से, और यहां से लेकर यहां तक इस लंबाई का मान लो कितना है L, तो E बराबर आएगा VBL, और प्लस माइनस के चिन्ह वही चांटे के नियम से। एक तरह से तार को अब आप L लंबाई का सीधा तार मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, अभी फिर बताता हूं। एक और क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये चुंबकीय क्षेत्र भी, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। बस आपको क्या करना है, लंबाई कौन सी लेनी है मालूम है? लंबाई कौन सी लेनी है? जो इसकी लंबवत हो, इन दोनों के लंबवत हो, वो वाली लेंथ निकाल लो और VBL वाला सूत्र लगा दो। प्लस माइनस के चिन्ह कैसे लगाएंगे बताओ? वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ऊपर वाला सिरा क्या बनेगा? ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। एंड दिस एंड इज B, ये B है। अब देखें आप, मान लो एक वायर को इस तरह से बेंड कर दिया गया, इस तरह से बेंड कर दिया गया है वायर को, इस तरह से कूब निकाल दिया अपन इसकी। एंड दिस एंगल इज 2 अल्फा। इस एंगल का मान आपको थीटा दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये थीटा दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे तार की लंबाई का मान L था, L लंबाई का तार दिया हुआ था, ठीक है। अब बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B है और इस तार को इस दिशा में इधर चलाया जा रहा है, कितनी चाल से? V चाल से। तो अब आपको बताना है इसके A और B सिरे के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। तार को मध्य बिंदु पर L लंबाई के तार, L लंबाई के तार को मध्य बिंदु पर थीटा कोण पर मोड़ा गया है। V चाल से चलाने पर इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपको ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के EAB बराबर आएगा VB इंटू इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक कितना होगा बताओ? ये होगा L/2 और यहां भी कितना होगा? L/2। और ये वाली डिस्टेंस आपको टोटल ज्ञात करनी, तो यहां से लेकर यहां तक की देखो, इस डिस्टेंस को अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x होगा, तो ये वास्तव में कितना हो गया? 2x। यहां से यहां तक की सीधी लंबाई निकाल लो, ये सीधी लंबाई निकाल लो। अब तो बहुत आसान काम हो गया। बताओ, ये L/2 है, तो बताओ x का मान कितना होगा? इधर देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? L/2 और ये एंगल कितना आएगा? θ/2। तो बताओ इस डिस्टेंस का मान कितना आएगा? बोलो, ये कितना हो गया? 90 माइनस θ/2। तो इधर कितना आ गया? L/2 sin θ/2 आता है। अरे ट्राइंगल में sin थीटा का मान निकालो ना यार। अगर ये L/2 है और ये θ/2 है, तो इसका इधर वाला घटक कितना आएगा? L/2
इस लंबाई का मान l/2 है, तो इस लंबाई का मान आएगा l/2 sin θ/2। तो EAB बराबर आया BB इंटू 2 इंटू l/2 sin θ/2। तो EAB बराबर आया, 2 से 2 कट गया, VBL इंटू sin θ/2। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन हमने कल आपको बताया था, याद करो। ये चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र में इसे इस तार को चलाया गया था, याद करो। ये A है, ये B है और ये C है, और इसको V चाल से इधर चलाया गया है। थोड़ा ध्यान से देखना भी। और इस एंगल का मान थीटा है, और इस लंबाई का मान L, ये वाली लंबाई, ठीक है। बताओ A और C में किसका विभव ज्यादा होगा? बता सकते हो? A और C में दोनों का विभव बराबर होगा। इधर देखो कैसे निकालते हैं, यहां से लंब डाल लो, यहां से लंब डाल लो, बताओ दोनों के बीच की दूरी यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, सब जगह बराबर आएगी। EAB बराबर ECB, दोनों के मध्य विभवांतर का मान बराबर होगा। इधर देखो, इसको टेढ़ा रखो, चाहे इतनी लंबाई का सीधा रखो। कल बताया था मैंने एक ट्रायंगल ऐसे कैसे, और इसका मान कितना आएगा? VB इंटू L। यहां से यहां तक की लंबाई का मान कितना है? L के बराबर। कितना है? L के बराबर, L के बराबर, ठीक है। चलो इधर देखो, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर और इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, आएगा। याद रख, ये कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भाई, उसके अंदर आया था इस तरह से। तो हम ये कहना चाहते हैं VA बराबर क्या आएगा? VC। इसका मतलब दोनों का विभव समान होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। हाँ, और देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखो, तो इस कंसेप्ट के ऊपर आपको कमांड होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लो बस आप, और लंबाई की जगह उस वर्टिकल डिस्टेंस का मान रख दो, वो कितनी आ रही है वो रखो। चलो इधर देखें, एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। दो क्वेश्चन दूंगा एक आपके लिए। एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम, एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा, फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा एवं समय के मध्य ग्राफ, जिसको हम बोलेंगे IT वक्र, दर्शाया गया है। तो ग्राफ में आपको दिखा देता हूं। इधर समय इन सेकेंड्स, करंट इन एम्पियर्स, 10 एम्पियर एंड 0.5 सेकेंड्स, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। इस तरह से है ग्राफ, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? फ्लक्स परिवर्तन का परिमाण क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तन का परिमाण क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तन का परिमाण निकालना है, ठीक है। इसके दो मेथड्स हैं। एक आपको बेसिक मेथड बताता हूं, दोनों ही बेसिक हैं। मेथड फर्स्ट, थोड़ा ध्यान से समझना, आपको सवाल दूंगा इसका एक।
दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, दो तरीके से। बायोलॉजी वालों को सेकंड मेथड ज्यादा पसंद आएगा, शॉर्टकट है क्योंकि। लेकिन पहले बेसिक देखो, अंदर घुसना सीखो न्यूमेरिकल। देखो क्या होता है, हमें मालूम है क्योंकि प्रेरित धारा का सूत्र क्या होता है, प्रेरित धारा I बराबर होता है dq अपॉन dt, या प्रेरित आवेश का मान भी जानते हैं भैया, जानते हो क्या? क्योंकि प्रेरित आवेश का सूत्र पढ़ा है आपने d फाई अपॉन r, ऐसा पढ़ा है, पढ़ा है ऐसा सूत्र, पढ़ा है यार, इस तरह का सूत्र पढ़ा है आपने। dq I बराबर dq अपॉन dt, उससे निकालते हैं, इस तरह का मामला बनता है उससे। अब इसमें अरे दोनों तरफ वो लगा दो, dt लटका दो यार, नहीं समझ में? चलो यार, ये तो सूत्र याद होना चाहिए, लेकिन अपन ने बहुत पहले पढ़ लिया था। इधर देखो, प्रेरित धारा का सूत्र वहां से निकाल लो, चलो, लेकिन ये सूत्र याद होने चाहिए यार। अब आप I बराबर क्या होता है, dq अपॉन dt होता है, और हमें मालूम है प्रेरित धारा का सूत्र, परिमाण की बात करें अपन, क्या होता है, E अपॉन आर, E अपॉन आर होता है, चलो, E बाई आर बराबर डी क्यू अपॉन डी। ये क्या होता है जानते हो, ये होता है डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, देन डी क्यू इक्वल्स टू 1 बार आई इंटू डी फाई। तो डी फाई बराबर आएगा आर इंटू डी क्यू। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, आर इंटू डी क्यू? वैसे हमें शुरुआत यहीं से करनी चाहिए थी, सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो डी फाई बराबर आर इंटू आई इंटू डी टी। क्या ऐसा लिख सकता हूं, कह रहा ना यार, इसको इधर ले जाऊं, आई इंटू डी टी लिख सकता हूं ऐसा? बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। डी क्यू का मान रख दिया, क्योंकि मुझे धारा आवेश का नहीं दे रखा ना, धारा का ग्राफ दे रखा है, कोई बात नहीं। चलो इधर देखें, दोनों तरफ समाकलन कर दो, थोड़ा ध्यान से देखें, घबराना नहीं है। दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लटका दिया मैंने। मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा और आपको शॉर्टकट ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन पहले शॉर्टकट बता दूंगा तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, इसके पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि आपको ये पसंद आए, ये पसंद आना चाहिए, मतलब हमें अपने आप को बुलंद बनाना है। टेढ़े रास्ते से जो चलना सीख जाता है उसको सुहाने रास्ते तो वैसे ही पसंद आने लगे। देखो इधर, अब समय का मान 0 से कितना रखना है आपको, 0.5। देखो समय का मान 0 से 0.5 रखना है, और फ्लक्स का मान कहां से, 0 से लेकर 10, सॉरी फ्लक्स नहीं है वो, फ्लक्स का मान तो आपको ज्ञात करना है 0 से 5। अपन को यहाँ धारा का मान मालूम है, फ्लक्स का मान नहीं मालूम, तो फ्लक्स का मान निकाल लेंगे अपन। अच्छा बताओ, समाकलन जानते हो, 1 का 5 के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, 5, और लिमिट 0 से 5, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अभी समाकलन करते हैं। एक चीज और बताओ, इसका समीकरण बना सकते हो? सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? सरल रेखा का समीकरण जानते हो क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। y बराबर जानते हो, tan थीटा इंटू एक्स प्लस सी, ये होता है भाई सरल रेखा का मानक समीकरण। तो देखो y की जगह यहां पर क्या है, i, y की जगह i। अच्छा मेरा नाम सब जानते हैं ना, मेरा नाम A से शुरू होता है, A फॉर एप्पल, A से शुरू होता है, और A 3 सरल रेखाओं से मिलकर के बना है, प्लस माइनस 0, धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल और शून्य ढाल। धनात्मक ढाल, इसका ढाल धनात्मक है और इसका ढाल ऋणात्मक है और इसका ढाल शून्य है। और अगर किसी को तकलीफ हो तो मेरे लोन के लेक्चर्स देख लो। मेरा नाम
ए से शुरू होता है, 3 सरल रेखाओं से मिलकर के बना है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो इस सरल रेखा को आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तो यही हो, ऋणात्मक ढाल वाली है, माइनस, और tan थीटा होता है y अपॉन एक्स, दिस अपॉन दिस, क्या होता है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, बोलो tan थीटा का मान निकालना है, y अपॉन एक्स 10 बटे x का मान कितना है 0.5 इंटू x की जगह क्या है t प्लस c, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई का मान कितना है 10। सरल रेखा का समीकरण लिखा है, बस घबराओ नहीं, टफ क्वेश्चन, जब भी तो न्यूमेरिकल, इसका नाम न्यूमेरिकल वर्कशॉप इसीलिए, घबराना नहीं, एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा। सीखने की इच्छा रखो, खुद ब खुद समझ में आएगा। ये माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि इसका ढाल ऋणात्मक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, y अपॉन एक्स, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस tan थीटा होता है। ये लंबाई कितनी है 10 और ये कितना है 5, ये tan थीटा होता है। यहाँ x अक्ष की जगह क्या है t है, y अक्ष की जगह क्या है i है, ये रहा y अक्ष और ये रहा x अक्ष, और ये क्या होता है c क्या होता है, सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। ये अपन सरल रेखाएं बनाते हैं, तो ये जो अंतःखंड करता है ये क्या कहलाता है c, y अक्ष पर काटे गए, तो यहाँ काटे गए अंतःखंड की लंबाई का मान कितना है 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर, इसमें इसका भाग लगाओ माइनस, ये हटाया पॉइंट तो ऊपर हो गया 100 में 5 का भाग लगाया तो 20, t प्लस 10, ये आ गया भाई i का मान, रख दो, काम हो गया। 1d5 0 to 5 equals to 0 to 0.5 r into minus 20t plus 10 into dt। सॉल्व कर लो, 5 का मान तैयार है आपके लिए, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा जुगाड़ू है। 1 का समाकलन करा तो क्या आया 5 और 0 से 5। किसी को अगर ये समाकलन में और इनमें तकलीफ हो तो मुझे पर्सनली बात करो मुझसे, मेरे पास अभी 11 पढ़ाई है ताजा, उसके वीडियोस हैं, मैं आपको भेज दूंगा, ये आपको उस पेज में जोड़ दूंगा। इस आर को बाहर निकाला, माइनस के चिन्ह को भी बाहर निकाला, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ब्रैकेट लगा दो। 20 ऐसे किसी लिख दो, t का t के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो t²/2 आएगा, प्लस 10 के साथ गुणा में 1 का समाकलन क्या आएगा t, और लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से 0.5, ये आ गया 0.5। r का मान दे रखा है 100 ओम, 100 ओम। अच्छा, इसका 5 माइनस 0 बराबर, इसकी जगह माइनस 100 इंटू इससे इसको काटो 10, इसको 2 से काट देना 10, t² की जगह रखो 0.5 का स्क्वायर, प्लस, यार ये माइनस तो यहाँ आएगा, अनर्थ हो जाता अभी तो यार। अबे तुम लोग ऐसे देख रहे हो क्या, 10 इंटू 0.5 कर लो सॉल्व इसको, ये कितना हुआ 5 बराबर 100 इंटू इसका वर्ग करा तो कितना आएगा 0.25, 10 से गुणा करा तो माइनस का 2.5, प्लस का इसका गुणा करो, बताओ 5 आया, इसमें से इसको घटाया तो 2.5, 100 से गुणा करो तो 250, तो 5 बराबर आ गया 250 और आंसर हो गया वेबर। ये फर्स्ट मेथड हो गया भाई। मेथड 2 देखें, लेकिन ये ऐसा तरीका है जिसमें मेरी 11th क्लास शुरू से पढ़ी हुई होनी चाहिए, सरल रेखाएं और अवकलन समाकलन ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। और दूसरा देखो, सेकंड मेथड देखो, क्या पढ़ा आपने, चूंकि I बराबर होता है dq/dt, ये होता है dq/dt होता है, और I बराबर होता है E/R, और E होता है, बताओ, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर, और नीचे हो गया R।
ठीक है, अब बताओ, तो यहां से इस आर डी टी को इधर ले जाओ तो डी फाइव बराबर आ गया आई आर आई इंटू डी टी। समाकलन कर दो दोनों तरफ, फाइव बराबर आर आई इंटू डी टी, तो ये हो गया फाइव बराबर आर और ये आई इंटू डी टी। देखो ऐसे कैसे लिखा है मैंने अभी तक, यहां तक तो सेम आ गया। ये क्या होता है मालूम है आपको? ये क्या होता है पूरा? अरे तो बहुत बढ़िया चीज होती है। ये क्या होता है मालूम है आपको? समाकलन और ढाल। देखो किसी भी वक्र से दो चीजें पहचाननी होती है। वक्र से दो चीजें, एक तो ढाल और दूसरा क्षेत्रफल। इस वक्र द्वारा इस अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल। याद करो, आपको ये पढ़ना आता है? जिसको ये पढ़ना आता है उसके लिए तो बहुत आसान काम हो गया। ये क्या है मालूम है आपको? समाकलन का मतलब होता है y x वक्र द्वारा x अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल। इस वक्र ने इस अक्ष पर कितना क्षेत्रफल घेरा है उसका मान निकालो। बताओ कैसे निकालोगे? 1/2 गुणा आधार। आधार का मान कितना है? 0.5 और ऊंचाई का मान कितना है? 10 आएगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा आई टी वक्र द्वारा टी अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल। समाकलन को क्षेत्रफल से भी पढ़ा जाता है। इसका मान 100। अब बताओ इसका क्षेत्रफल पढ़ के बताओ। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज है, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। करो इसको सॉल्व करो। अगर मैं इसको इससे 5 बार काट दूं तो ये 2.5 और इसको इससे गुणा करूंगा तो 5 बराबर कितना हो गया? 250 और वेबर। जिसको समाकलन पढ़ना आता है उसके लिए बहुत आसान काम हो गया। समाकलन क्या होता है? वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। आपने ऐसा पढ़ा है। देखो कार्य ऊर्जा शक्ति, बहुत सारी जगह आपने 101 जगह तो कम से कम काम में लिया ही है। कार्य का मान निकाला था, याद है? बल और विस्थापन वक्र था, याद है? बताओ यहां से यहां तक विस्थापन में किया गया कार्य, लंब डाला और एक क्षेत्रफल निकाला, याद है कुछ? ये होता है kx, 11 में पढ़ा है। ये kx और ये x। बताओ क्षेत्रफल का मान कार्य के बराबर होता है। कार्य बराबर क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कितना गया? W बराबर हाफ kx²। कार्य ऊर्जा शक्ति स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। बहुत सारी जगह आपने इसका इस्तेमाल भी किया है। तो और किसी को दिक्कत हो तो मेरे से बात करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक बार आप लोग मुझे बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बात। देखें, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको मुझे सेंड करना है। इसके अंदर आपको कुंडली का क्षेत्रफल 10 ओम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 10 ओम फ्लक्स परिवर्तन के कारण ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में 4 और 1.1 दे रखा है। यहाँ 4 और 1.1 दे रखा है, ठीक है? अब आपको दोनों मेथड से मुझे इसको सॉल्व करके बताना है। दोनों मेथड से कर सकते हो। ये आपका सवाल है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और या यही आंसर निकाल दो यार। एक ही मेथड से निकाल दो अभी आंसर, बहुत आसान है। देखो कैसे निकालूंगा मैं, अभी अभी देखा। बताओ क्या आया था? आई बराबर क्या था मालूम है? आई बराबर बोलो 1/r इंटू d5/dt था। इसको इधर ले जाओ तो d5 बराबर r i इंटू डी टी। देन 5 समाकलन कर दूंगा दोनों साइड तो r बाहर आ जाएगा, i इंटू डी टी। और 5 बराबर r इंटू, इस समाकलन को पढ़ना आना चाहिए वक्र के अंदर। क्या होता है मालूम है? आई टी वक्र द्वारा, ये आई और ये टी वक्र द्वारा टी अक्ष पर
घेरा गया क्षेत्रफल। आप सेकंड मेथड से करके बता देना मुझे, ठीक है ना। तो 5 बराबर आ गया 10 गुणा क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2 गुणा आधार का मान 0.1 और ऊंचाई का मान 4। 5 बराबर इसको इससे गुणा करा तो 1 हो गया, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 वेबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वाले का लिया था क्या स्क्रीनशॉट? ले लेना चाहिए यार, आप लोग ले लिया करो यार। क्या है इधर तो मामला गड़बड़ होता है, पता नहीं रहता। चलो इसको हटा रहा हूं। इसका सेकंड मेथड से आप लोग कर लेना सॉल्व और भेज देना। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। एक एल स्वप्रेरण गुणांक की कुंडली में एल स्वप्रेरण गुणांक की एक कुंडली में प्रवाहित धारा I बराबर A स्मॉल t e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टी, ये एम्पियर। ये धारा दे रखी है, एम्पियर है। अल्फा एवं ए नियतांक है, अल्फा और एक ए नियतांक है। कुंडली में ये धारा का मान दे रखा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल V व ब ज्ञात करो। ये धारा का मान है। कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा है, ठीक है ना। अब अगर ये मुख्य धारा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। आपको याद है ये दे रखा है मेन चीज आपको। तो कैसे सोचेंगे? स्वप्रेरण गुणांक दिमाग में लाएंगे और स्वप्रेरण गुणांक में क्या पढ़ा था याद है? यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करेंगे तो उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो इसका मतलब ऊर्ध्वाधर का मान लगातार बदलेगा इसकी वजह से। तो हम ये कहना चाहते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण के कंसेप्ट से बताओ। स्वप्रेरण के कंसेप्ट से क्या आएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ क्या था याद है? L di/dt पढ़ा है अपन। ये माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने यहां पर मॉडुलस लिखा है, ठीक है। मैंने यहां मॉडुलस लिखा है L di/dt। अब E बराबर इसी का ही मान ज्ञात करना है। L है और d/dt। सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है I का मान रख करके। A इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टी। ए को मैंने बाहर निकाल लिया, देखो L इंटू ए। अब जो बचता है T इंटू ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टी। अभी देखो दो राशियों का गुणा है, एक ये और एक ये। याद करो, दो दोस्त नाई की दुकान पे एक साथ पहुंच गए और वहां चेयर एक ही है, एक ही चेयर है। बताओ कटिंग कैसे होगी? कटिंग कैसे होगी? एक ही चेयर है और दो दोस्त एक साथ पहुंच गए, कटिंग कैसे होगी? 1/1 तो E बराबर क्या होगा? L इंटू ए। बताओ एक कटिंग कैसे होगी? दो दोस्त हैं, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। इसके भी बाल बड़े हैं, इसके भी बाल बड़े हैं और दोनों को कटिंग करानी है और कुर्सी एक ही है जिसके ऊपर बिठाया जाएगा। तो 1/1 ये बंधु बाहर बैठ गया और हम इसका अवकलन कर देंगे। E की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी का अवकलन कर दो। अब की बार इसको बाहर बिठाया जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर टी को बाहर बिठाया जाएगा। अब आपको अवकलन पर कमांड होना चाहिए।
कमांड होना तो जरूरी है। इसके लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, मालूम है आपको? एक तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो, और दूसरी बात e की पावर x का या e की पावर t का t के सापेक्ष अवकलन e की पावर t होता है। तो हो सकता है बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम आए, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, हालांकि नीट में ऐसा सवाल मुश्किल आएगा, ठीक है। देखो तो E बराबर क्या आया, एल ए इंटू स्मॉल टी। बताओ इसको पूरे को t मान लो तो क्या होगा, e की पावर t का e की पावर t आएगा माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू टी। लेकिन इसको t मानने के पीछे मकसद ये था वो सूत्र लगाना, लेकिन ये t थोड़ी है, इसके साथ कुछ गुणा हो रहा है, तो जो गुणा हो रहा है यहां भी गुणा कर दो, इसका अवकलन करके, मतलब एक ही बात है, कैसे बोल, प्लस e की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर टी, और टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1। इसका अवकलन e की पावर x का e की पावर x होता है, इंटू यहाँ जो भी राशि रखी है होती है उसका अवकलन कर देते हैं, अवकलन, इसका अवकलन 1 होता है, ये माइनस एल्फा स्क्वायर यहाँ सॉल्व करा, e बराबर आएगा। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, एल ए ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर टी, दोनों में से इसमें और इसमें कॉमन आ गया, क्या बचा यहां पर देखो, माइनस टी इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सीधा था, बस इसके अंदर गुणा वाला अवकलन काम में आया, जो जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को कम पसंद आता है। चलो ठीक है भाई, और देखें एक बार रिज्वाइन करो, देखें अवकलन में, इधर देखो, इसको छोड़ा, अवकलन में इस तरह से करते हैं भाई, डी बाई डी टी ऑफ u इंटू बी, गुणा का अवकलन। वैसे नीट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, इसका अवकलन करना है आपको, तो अवकलन करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 बाई 1, दो दोस्त से एक साथ नए की दुकान पर गए कटिंग कराने, तो इनका अवकलन कैसे होगा, कटिंग कैसे होगी, पहला दोस्त बाहर बैठेगा और दूसरे की कटिंग हो जाएगी, देखो फिर क्या होगा, दूसरा दोस्त अब की बार बाहर बैठेगा और पहले वाले की कटिंग हो जाएगी। बस यही आपने यहाँ किया है। यहाँ भी दो दोस्त हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसका अवकलन, पहले इसको बाहर बिठा दिया और इसका अवकलन करेंगे, फिर इसको बाहर बिठा दिया और इसका अवकलन करेंगे, खत्म, बस हो गया काम। अब बाकी तो अवकलन है, आपको ये अवकलन तो जिसको वाले बैच में जुड़ जाओगे। बात समझ में आ रही? देखो ये दो दोस्त हैं, दो वेरिएबल्स हैं, पहले को बाहर बिठाया, देखो ये इसको यहाँ बिठा दिया, इसका अवकलन करूंगा, फिर इसको बाहर बिठा दिया, देखो ये रहा, इसको बाहर बिठा दिया, पहले वाले का अवकलन कर दिया। बात समझ में आई? पहले वाले को बाहर बिठाया, इसका अवकलन करा, इसको बाहर बिठाया और इसका अवकलन करा, मेरा काम हो गया, बस अवकलन करा और मेरा यहाँ आंसर आई। अब अवकलन आपको करना आना चाहिए, मैंने अवकलन के सूत्र लिख दिए वैसे यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन, e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन 1, e की पावर x होता है, लेकिन अगर वहां वेरिएबल चेंज है तो वहां पर अवकलन गुणांक से गुणा करते हैं। और जिनको दिक्कत है मेरे से बात करो और 11th वाले ग्रुप में एक बार जुड़ के देखो। चलो इधर देखो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये देखो, एक वर्गाकार आकृति है, ये शायद आपकी बुक में भी दे रखा है जहां तक मुझे याद है। देखो ए इसकी भुजाएं वर्ग की, बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो, भुजा स्क्वायर, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल समझ आया। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, बी। और देखो ये अक्ष भी, और इस अक्ष के सापेक्ष ओमेगा नियत कोणीय वेग से घुमाया जाता है। कितने कोणीय वेग से, ओमेगा। अच्छा बताओ, आपको याद है ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। तो थीटा बराबर क्या होता है, याद है, ओमेगा टी। इस वर्ग में ए भुजा का वर्ग है, विकर्ण के परितः चुंबकीय क्षेत्र नियत कोणीय वेग से घुमाया जाता है। वर्ग में n फेरे हैं,
n फेरे हैं, इसके अंदर n फेरे हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपको ज्ञात करना है। n फेरे का एक वर्गाकार फ्रेम दे रखा है और देखो इस विकर्ण के परिधा इसको इस तरह से घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के नियम से बताओ क्या होता है। फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है बोलो, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और यहां फाई क्या होता है, संबद्ध, फाई संबद्ध। अभी आपके पास समय है, बहुत सारा टाइम देने की जरूरत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। समय दिया, आगे याद करोगे आप। E बराबर माइनस, ये क्या होता है जान दो, फाई संबद्ध क्या होता है, N इंटू बी ए, बी डॉट ए, जान दो। क्योंकि फाई संबद्ध बराबर होता है N बी डॉट ए, जानते हो क्या ऐसा, या यूं भी लिख सकते हैं N इंटू फाई पारित, पढ़ा है क्या ऐसा कहीं। और फाई पारित क्या होता है, बी डॉट ए, और बी डॉट ए को खोलो, बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो फाई संबंध का मान रख दिया एन बी ए कॉस ओमेगा टी। मैंने आज ही बताया था कॉस ओमेगा टी का अवकलन, बताओ डी बाई डी टी ऑफ, बताओ क्या था, कॉस ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन आज लिखाया था ना मैंने आपको, यही चीजें याद रखनी थी आपको। क्या था बताओ, माइनस टी के साथ जो गुणा हो रहा है आगे आ गया, समाकलन में कहां चल जाता है, नीचे चल जाता है। और कॉस का क्या हो गया, साइन, साइन ओमेगा टी। याद करो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी भी लिखाया था आज मैंने, क्या था बताओ, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी क्या आएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मैंने आपको दो अवकलन के सूत्र लिखाए थे, ऐसे ही दो समाकलन के भी लिखाए थे। क्या क्या बताओ, साइन ओमेगा टी डी टी क्या था बताओ, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, नीचे आता है इसमें टी का जो गुणांक होता है और इसमें गुणा में आता है, और कॉस ओमेगा टी का बताओ, बताओ यार क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी अपॉन, बताओ कर दो इसको सॉल्व। E बराबर माइनस एन बी ए, तो नियत राशि है बाहर निकाल ली। अब बताओ कॉस ओमेगा टी का अवकलन कर दो, बताओ क्या आएगा, करो अवकलन करो, माइनस अवकलन में गुणा में आता है ओमेगा और साइन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो E बराबर आ गया एन बी, और A की जगह क्या लिख दो, ए स्क्वायर लिख दो, एन बी ए स्क्वायर और साइन ओमेगा, ऐसे आएगा, आएगा। बहुत सीधा सा सवाल है। और क्या पूछा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, बोलो कोई दिक्कत हो तो, बहुत आसान काम है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा उन चीजों के ऊपर कमांड होना चाहिए। और कमांड क्वेश्चन धीरे धीरे अगर सॉल्व करोगे आप तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ अब इन दिनों में, और थोड़े से अब टफ क्वेश्चंस करना शुरू करो, थोड़े से टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ना शुरू करना पड़ेगा अब अपन को, ठीक है। और देखो इसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल बताता हूं आपको, अगर आपको पुराना जड़त्व आघूर्ण और ये कुछ चीजें याद हैं तो उनसे संबंधित भी एक क्वेश्चन है मेरे पास। पहले आपको एक और सवाल बताता हूं, देखो ये हटा दो, ये अवकलन समाकलन तो एक लिख लिया करो आप लोग जब क्वेश्चंस करते हैं। देखो प्रेरक में धारा
एक क्वेश्चन है, यदि एक प्रेरक में धारा I बराबर, धारा का मान दे रखा है I बराबर 15 प्लस 16t और मात्रक दे रखा है एम्पियर, एवं इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है 10 मिलीवोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 10 मिलीवोल्ट हो तो स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो। इसका स्वप्रेरकत्व आपको ज्ञात करके बताना है, सिंपल सा सवाल है। आई दे रखा है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 10 मिली वोल्ट, 10 मिली का मतलब जानते हो ना, तो भैया ये आ गया 10 की घात माइनस 2 वोल्ट, एक इसमें से कम कर दिया इसका। आई दे रखा है आपको, आई बराबर 15 प्लस 16t और L का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र कौन सा लगाएं, थोड़ा सा सोचो। L, I और E में कुछ रिलेशन पढ़ा है अपन ने स्वप्रेरकत्व के कंसेप्ट से। स्वप्रेरण के बताओ, आया दिमाग में? आया? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है माइनस L डी आई बाई डी टी होता है, लेकिन मैंने यहाँ परिमाण लिखना पसंद किया, माइनस हटा दिया। धारा का मान दे रखा है भी आपको, और L का मान आपको ज्ञात करना है। बताओ, इसका मान दे रखा है, अभी रखते हैं इसका मान। L का मान आपको ये D और I का मान है 15 प्लस 16t। करो इसको सॉल्व। L 15 का अवकलन बताओ तो जरा t के सापेक्ष। 15 का t के सापेक्ष अवकलन नियत राशि है ना, क्योंकि d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। नियत राशि का अवकलन जीरो होता है, तो ये हो गया भैया 0 16, और d बाई डी टी ऑफ t, t का t के सापेक्ष अवकलन 1, तो 16 ऐसे कैसे आ गया, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 के बराबर आ गया। इसका मान कितना 10 की घात माइनस 2 बराबर L, और यहां कितना बच गया 16। L का मान ज्ञात करना है, कर दो मान ज्ञात, कर दो, बताओ इसको ले आओ इधर। L बराबर आया 10 की घात माइनस 2 बटा 16, तो ये आया 10। एक काम करें इसको, 10 की घात माइनस 3 10 बटे 16 कर लूं, यह आएगा 0.625 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी, और इसको मिली में कन्वर्ट कर दो वापस, 0.625 मिली, और यही आपका आंसर आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। सिंपल से सवाल था भी, हटा दो इसको। देखें, आज इसी तरह के क्वेश्चंस चूज किए मैंने। देखो, एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है,